हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनपी क्लासेस पे। तो इस लेक्चर में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, जो क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर हम बात करेंगे कोज क्या रहे, क्या कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फिर हम बात करेंगे ग्रोइंग मिडिल क्लास कि कैसे मिडिल क्लास वहां पर ग्रो कर रही थी। उसके बाद फिलोसफर ने अपना कंट्रीब्यूशन कैसे किया था वो हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, जब रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ उस समय पे। और उसके बाद फ्रांस कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन उस समय पे बना तो कैसा बना था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले फ्रांस रिवॉल्यूशन, देखो फ्रेंच की जो रिवॉल्यूशन थी वो कब हुई थी, 1789 के अंदर हुई थी। और उस समय पे जो किंग था वो किस डायनेस्टी से था, वो बर्बन डायनेस्टी से था। ठीक है, तो सीरीज ऑफ इवेंट उस समय स्टार्ट हुई और किसने किया, मिडिल क्लास ने किया। किसके अगेंस्ट किया, अपर क्लास के अगेंस्ट। अब द पीपल रिवोल्ट, लोगों ने विरोध किया अगेंस्ट द क्रूअल रेजिमी ऑफ मोनार्की। लोगों ने जो मोनार्की थी यानी कि जो राजा का शासन था उसमें जो निर्दयी पद्धति अपनाई गई थी, क्रूअल रेजिमी जो अपनाई गई थी, उसके अगेंस्ट लोगों ने विरोध किया था। दिस रिवॉल्यूशन पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ लिबर्टी। इस रिवॉल्यूशन के कारण कुछ नए आइडियाज निकल के आए, जैसे कि लिबर्टी, कि हाँ कुछ आजादी होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी का आइडिया निकल के आया कि हाँ भाईचारा होना चाहिए। इक्वालिटी का आइडिया निकल के आया यानी कि हाँ समानता भी होनी चाहिए। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अनाउंस्ड द कमिंग ऑफ ए न्यू टाइम। और इस रिवॉल्यूशन के दौरान जो राइट ऑफ मैन डिक्लेयर किया गया कि हाँ कुछ राइट होने चाहिए, उसने एक नया टाइम वो लेके आया। और उसके बाद द आइडिया that all individual had rights and could claim equality। ये विचार कि हाँ सभी को कुछ राइट होने चाहिए और उन्हें समानता मिलनी चाहिए, ये जो है नई पॉलिटिक्स के अंदर आ चुका था। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि इसके ऊपर बातें होने लगी थी। अब द रिवॉल्यूशन बिगेन, शुरुआत कब हुई, 14 जुलाई 1789 यानी 1789 के अंदर। और शुरुआत हुई थी, एक फोरेस्ट्रेस था यानी एक किला था जो कि प्रिजन थी। ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ी जेल थी जिसका नाम क्या था, बेस्टिले। अब बेस्टिले के ऊपर जो है हमला हुआ था, किसने किया था, आइए देखते हैं। द बेस्टिले, द फोरेस्ट्रेस प्रिजन वॉज हेटेड बाय ऑल। अब इस जेल को सभी लोग नफरत करते थे। क्यों, क्योंकि ये एक प्रतीक बन चुकी थी राजा की डेस्पोटिक पावर का। डेस्पोटिक पावर का मतलब होता है एक ऐसी पावर जिसपे कोई रिस्ट्रेन ना हो, यानी कि जिसपे कोई किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो, उसे हम कहते हैं डेस्पोटिक पावर। तो ये जेल जो है लोगों को एक प्रतीक लगती थी, किसका, राजा की डेस्पोटिक पावर का। इसीलिए लोग इससे क्या करते थे, नफरत करते थे। अब हुआ क्या, इन द आर्म्ड फाइट, अब वहां पर लोग पहुंचे, उन्होंने हमला कर दिया जेल के ऊपर। तो एक आर्म्ड फाइट हुई और उसके अंदर वहां का जो कमांडर था उस जेल का, बेस्टिले का, वो मारा गया। और उसके मरने के बाद वहां जितने भी प्रिजनर्स थे, हालांकि ज्यादा नहीं थे, ओनली 7 ऑफ देम थे, उनको क्या कर दिया गया, वहां से रिलीज कर दिया गया। द फोरेस्ट्रेस वॉज डिमोलिश, और इस फोरेस्ट्रेस को यानी इस जेल को डिमोलिश कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये हुआ था शुरुआत के अंदर। अब आपकी बुक के अंदर पिक्चर भी दिखाई गई है, यहां आप देख सकते हो कि कैसे ये लोग हमला कर रहे हैं, किसके ऊपर, इस जेल के ऊपर। ठीक है, और इसे डिमोलिश किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसा लोग कर क्यों रहे थे। अब अगर इसके कोज की बात करें तो सबसे पहला कोज सोशल कोज है। सोशल कोज में वहां की जो रेजिमी थी, यानी द टर्म ओल्ड रेजिमी जो थी, इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। अगर मैं आपको कहूंगा इसके अंदर की ओल्ड रेजिमी, इसका मतलब ये होगा कि मैं 1789 से पहले की बात कर रहा हूं। ठीक है, और 1789 से पहले जैसी भी सोसाइटी थी, जैसे इंस्टीट्यूशन थे, वो सब ओल्ड रेजिमी है।
तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो कैसी थी? द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स, 3 एस्टेट में बटी हुई थी। अब वो 3 एस्टेट क्या थे, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट एस्टेट था क्लर्जी का, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं कि एक फर्स्ट एस्टेट मैंने बना रखा है यहाँ पे, और इस ग्रुप को सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि ये सबसे ऊपर माना जाता था। दूसरा ग्रुप जो था वो था नोबेलिटीज का। नोबेलिटी के अंदर कौन थे और क्लर्जी के अंदर कौन थे? देखो, क्लर्जी के अंदर तो थे जो चर्च के लोग थे, यानी कि जो प्रीस्ट वगैरह हुआ करते, जो भी प्रीस्ट थे वो सारे इसके अंदर आते थे। किसके अंदर? फर्स्ट के अंदर। और सेकंड के अंदर पर्सन्स हु हैव हाई रैंकिंग, ऐसे लोग जो हाई रैंकिंग रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मतलब बड़े बड़े अफसर, उन सबको नोबेलिटी के अंदर डाला गया था। ठीक है। थर्ड एस्टेट क्या था? थर्ड एस्टेट में बाकी बचे सभी लोग थे, यानी कि जैसे कि बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, कोर्ट ऑफिशियल्स थे, और लॉयर थे, फीजेंट्स थे, आर्टिशियन, लैंडलेस, लेबर, सर्वेंट्स, ये सब लोग इसके अंदर आते थे। तो उस समय जो सोसाइटी थी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तो वो थे जो क्लर्जी है, दूसरा जो नोबेलिटी है, और तीसरा जो बाकी बचे हुए हैं, यानी कि बिग बिजनेसमैन जैसे फीजेंट्स और स्मॉल फीजेंट्स, सभी इसके अंदर आ गए। तो समाज के अंदर 3 एस्टेट मौजूद थे। फिर है द फर्स्ट टू क्लासेस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स। पहली 2 क्लासेस को छूट दी गई थी कि उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दे इंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ, वो जो है इंजॉय करते थे कुछ विशेष अधिकार। प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार। बाय बर्थ यानी कि पैदा होते उन्हें कुछ विशेष अधिकार मिल जाते थे। और नोबेलिटी क्लास ऑल्सो इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो नोबेलिटी क्लास थी उसमें भी लोगों को अधिकार थे फ्यूडल के, यानी कि कुछ पैसा उनको भी फ्री में मिलता था। ठीक है। कुछ हिस्सा उनको भी फ्री में मिलता था। तो ये दोनों क्लासेस आप कह सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड क्लास पूरे तरह से विशेष अधिकार लिए हुए थी। ठीक है। नेक्स्ट है, तो यहां आपकी बुक के अंदर एक पिक्चर दी गई है जिसमें ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है ये एक नोबल मैन है, और इसके सामने एक फीजेंट अपना जो सामान ला के रख रहा है, और यहां लिखा गया है द मोर द डेविल हैज द मोर ही वॉन्ट्स। डेविल को यानी शैतान को जितना आप दोगे उतना ही ज्यादा वो और चाहेगा। कहने का मतलब ये है कि शैतान की भूख लगातार बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है, दीज इंक्लूड फेडरल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फीजेंट। देखो, नोबेलिटी वाला जो ग्रुप था उन्हें फेडरल ड्यूज मिलते थे। किससे मिलते थे? जो किसान थे वो उन्हें ला कर देते थे फेडरल ड्यूज। नेक्स्ट है, ओनली द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। सिर्फ एक एस्टेट ऐसा था जो सारा का सारा टैक्स पे करता था, और वो एस्टेट था हमारा जो थर्ड एस्टेट था वो। तो यही लोग सिर्फ टैक्स पे करते थे, और किसको पे करते थे? क्लर्जी को और नोबल्स को। द चर्च टू extracted its share of taxes called tithes from the peasants। देखो, चर्च भी टैक्स लेता था जिसे कहा जाता है टिथीज, यानी का मतलब क्या है? देखो, टिथीज का मतलब होता है 10वां हिस्सा। तो ये जो भी प्रोडक्शन होता था फीजेंट्स का, ये उसका 10वां हिस्सा अपने पास रखते थे। ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, और सबको पे करना पड़ता था, जो भी थर्ड एस्टेट में लोग थे उन सबको, चर्च को ये टैक्स देना पड़ता था। दीज इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स। अब इसके अंदर कुछ तो डायरेक्ट टैक्स था, मतलब सीधे तौर पर पैसा दिया जाता था, और उसे टैली बोला जाता था। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और इसमें कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी थे, जैसे कि अगर आप एवरीडे कंजप्शन करते हैं सोल्ट का, टोबैको का, तो उस पर कुछ पैसा सरकार को मिलता था। जैसा कि आज के समय पे है कि आप जो भी सामान खरीदते हो तो उस पर कुछ पैसा लगता है, एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये सीधे तौर पर आप टैक्स सरकार को नहीं दे रहे हो, इनडायरेक्टली दे रहे हो। तो ऐसे टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है।
तो उस समय पे लगते थे साल्ट और टोबैको के ऊपर। नेक्स्ट है द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट। सारा का सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो बर्डन था वो टैक्स का किसके ऊपर था? थर्ड एस्टेट पे। क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन। क्लर्जी और नोबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 10% थे टोटल पॉपुलेशन का, बट फिर भी इनके पास पूरे लैंड का 60% हिस्सा था। The third estate was 90% of the population but possessed 40% of the land। कहने का मतलब संख्या में भी ज्यादा, लेकिन फिर भी इनका जो परसेंटेज था वो सिर्फ कितना था? 40%। और वहीं क्लर्जी और नोबिलिटी का 60% और इनकी संख्या जो है सिर्फ 10% थी। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। नोबिलिटी कम होते हुए भी ज्यादा परसेंटेज रखते थे जमीन का, और जो थर्ड एस्टेट वाले थे वो ज्यादा होते हुए भी जमीन का सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंटेज? 40% हिस्सा ही रखते थे। तो ये तो था सोशल कोज कि समाज इस तरह से बटा हुआ था कि सारा बर्डन किसके ऊपर था? थर्ड एस्टेट के ऊपर था। फिर आता है इकोनॉमिक कोज। अच्छा, इकोनॉमिक कोज को समझने से पहले आइए जानते हैं टर्म जो है सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मींस ऑफ लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपना जीवन यापन करने तक का भी नहीं कमा पाते हैं, यानी कि आप रोटी और जो आपका जो जरूरतें हैं बेसिक, वो भी आप पूरे नहीं कर पाते, इतने भी कमाई आपकी नहीं होती है। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 million in 1715 to 28 million in 1789। 1715 के अंदर जो पॉपुलेशन मात्र 23 मिलियन थी, वो 1789 में बढ़कर कितनी हो गई थी? 28 मिलियन। तो कहने का मतलब 5 मिलियन यहां पर बढ़ोतरी है। अब उससे क्या हुआ? दिस इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। इससे जो अनाज की डिमांड बढ़ गई। प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड विच इज अल्टीमेटली इंक्रीज्ड द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। अब इससे हुआ क्या? देखो, जनसंख्या तो बढ़ गई बट जो प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ा। इससे मार्केट में क्या हुआ? सामान की कमी हो गई। अब सामान की अगर कमी होगी तो उसका प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। और ऐसा ही उस समय पे हुआ, फूड ग्रेन्स के प्राइस इंक्रीज हो गए। मोस्ट वर्कर्स वर्क एज लेबर। ज्यादातर जो वर्कर्स थे मजदूरों की तरह काम करते थे। कहां पर? वर्कशॉप्स के अंदर। एंड दे डिड नॉट सी इंक्रीज इन देयर वेजेस। और उनके वेजेस जो है नहीं बढ़ रहे थे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। इसलिए जो पुअर और रिच का जो गैप था वो बढ़ता गया लगातार। अमीर और ज्यादा अमीर और गरीब और ज्यादा गरीब होता गया। थिंग्स बिकेम वर्स whenever drought or hail reduced the harvest। हालात तब और ज्यादा खतरनाक हो जाते थे जब कोई सूखा, ड्रोट यानी कोई सूखा आता, या कोई किसी तरह का कोई तूफान ओले वगैरह आते। उस समय पे हार्वेस्ट खराब हो जाती, कम हो जाती, तब और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती थी। दिस लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। इससे क्या हो जाता था? सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब कि महंगाई बहुत बढ़ जाती थी, लोग अपना सामान खाने का नहीं खरीद पाते थे। Something that occurred frequently in France during the old regime। और ये कुछ ऐसा था जो आमतौर पर होता रहता था ओल्ड रेजिमी के अंदर। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल। देखो, इकोनॉमिक में हमने पढ़ लिया कि कैसे पॉपुलेशन उनकी बढ़ गई थी और उस पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण उनकी नीड्स बढ़ी। नीड्स के अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, जिससे समस्या क्रिएट हुई। अब नेक्स्ट है लुइस 16 केम इनटू द पावर। पॉलिटिकली में बात करें, देखो इसमें लुइस 16 जो था एक राजा नाम है। 1774 के अंदर इसने अपनी जो गद्दी संभाली तो इसने पाया क्या? इसकी ट्रेजरी यानी इसका जो खजाना है वो खाली है। ये आप उसके लुइस 16 की फोटो यहाँ पे देख सकते हो, साइड में दी गई है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। लगातार लंबे सालों तक जो युद्ध चले थे उन्होंने एक तरह से सुखा दिया था रिसोर्सेज को, फ्रांस के जितने भी थे। अब उसके बाद
Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence. अब लुइस 16 के कार्यकाल के अंदर फ्रांस ने मदद की थी अमेरिका की ताकि वो इंडिपेंडेंस ले सके। और किससे इंडिपेंडेंस ले सके? ब्रिटेन से। ठीक है, उसकी 13 कॉलोनीज को उसने जो आजाद करने में मदद की थी। which added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. अब इसने जो है एक लीवर और कर्जा बढ़ा दिया। जो कर्जा पहले 2 बिलियन लीवर हो चुका था उसमें 1 बिलियन लीवर और ऐड हो गया। ये लीवर एक्चुअली क्या है? उस समय वहां की करेंसी है। नेक्स्ट है An extravagant court at the immense palace of Versailles also cost a lot. जो एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कोर्ट था वर्सलेस के अंदर, उसे संभालने का, उसके जो है ख्याल रखने का जो कॉस्ट था वो भी बहुत ज्यादा था। तो एक खर्चा ये भी था इसमें। To meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, the running government offices or university, the state was forced to increase taxes. देखो आपने पढ़ा कि कैसे ट्रेजरी एम्प्टी है, लगातार जो फ्रांस ने हेल्प की थी किसकी? अमेरिका की। तो उसका कर्जा जो है लगातार बढ़ रहा था और ऊपर से उनका जो महल था वर्सलेस के अंदर उसका खर्चा भी बहुत था। अब इन सब से वो मजबूर हो चुके थे कि उन्हें टैक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनके पास कुछ पैसा आ सके, जिससे वो ये जो कर्जा उनके ऊपर है उसको चुका सके और साथ ही साथ वर्सलेस की देखरेख भी कर सके। नेक्स्ट आता है एक ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब वहां पर क्या हो रहा था? एक मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी और इसने क्या किया? इसने डिमांड की कि प्रिविलेजेस को बंद करना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। देखो 18th सेंचुरी में कई तरह के सोशल ग्रुप्स जो है एमर्ज हो रहे थे और टर्म्ड द मिडिल क्लास। अब ये सोशल ग्रुप था कौन सा? मिडिल क्लास का। अब इस मिडिल क्लास ने जो वेल्थ अर्न की थी, यानी जो पैसा कमाया था, वो पैसा कमाया था इन्होंने ट्रेड से या फिर गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से, और कुछ प्रोफेशन में जो है ये लगे हुए थे, उससे उन्होंने ये सारा पैसा कमाया था। दिस क्लास वॉज एजुकेटेड। ये क्लास जो थी कैसी थी? पढ़ी लिखी थी। बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये विश्वास रखते थे कि, ये कहते थे कि बर्थ के बेस पर कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये मात्र किसी एक ग्रुप में पैदा होने से आप विशेष अधिकार देते हैं, ये गलत है। यानी कि सारा का सारा जो राइट है आपने फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को दे रखा है, ये गलत है। दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय द वेरियस फिलोसफर। अब वो इंस्पायर होते थे किसके विचारों से? जो अलग अलग फिलोसफर्स थे। एंड बिकेम ए मैटर टू टॉक इंटेंसिवली फॉर दीज क्लासेस इन सैलून्स। अब ये फिलोसफर एक्चुअली कौन होते हैं? फिलोसफर वो होते हैं जो आपको अपने विचार प्रकट करते हैं लाइफ के सही मतलब के बारे में, वो फिलोसफर्स होते हैं। तो इन फिलोसफर के विचारों ने इन मिडिल क्लास के लोगों को बड़ा प्रभावित किया था क्योंकि ये क्लास थी पढ़ी लिखी। तो मिडिल क्लास के अंदर सैलून में अगर वो कहीं मिलते या किसी कॉफी हाउस में मिलते तो हर जगह इन बातों की, इनके बारे में जो बात की जाती, और न्यूज़पेपर के अंदर भी इनके बारे में बात की जाती। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट was an important example for political thinkers in France. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे इंडिविजुअल को राइट मिले थे, तो इसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था फ्रांस के लोगों के सामने। तो वो भी इसके बारे में सोचने लगे थे कि हाँ हमें भी कुछ इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। नेक्स्ट आता है फिलोसफर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन रिवॉल्यूशन। ये जो फिलोसफर थे इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया? तो सबसे पहले आप कॉर्नर में यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। ये व्यक्ति कौन थे? इनका नाम था जॉन लॉके। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें इन्होंने क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था, यानी आलोचना की थी कि आपने जो है ना सारी की सारी पावर किसको दे दी है? मोनार्क को दे दी है।
बिना किसी सवाल जवाब के आप उनकी हर चीज को जो है मानते हो। तो इसका बड़ा उसने जो जॉन लोके था उसने आलोचना की इस चीज की। सेकंड जो था एक फिलोसफर, उसका नाम है जीन जैक्यू रूसे। अब इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या कहा था इन्होंने, इन विच ही proposed a form of government based on a social contract between people and their representative। इन्होंने इस पुस्तक में कहा था कि सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके और लोगों के बीच में एक संबंध होना चाहिए, यानी कि कुछ इलेक्शन के बेस पर ही सिलेक्शन होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। नेक्स्ट आता है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू कौन था, ये भी एक फिलोसफर थे। इन्होंने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इन्होंने कहा था कि इन विच ही प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर्स विद इन द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा था कि सरकार के अंदर भी पावर का डिवीजन होना चाहिए, और वो डिवीजन कैसा हो, एक तो लेजिस्लेटिव के अंदर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। देखो लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो लॉ बनाने का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं, और जुडिशरी आपको पता है एक न्यायिक प्रणाली है, कोर्ट सिस्टम आप कह सकते हो, जो इन दोनों पर नजर रखती है। ठीक है, अगर ये कुछ गलत करते हैं तो उसको करेक्ट करने का काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाती है। नेक्स्ट है द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सलून्स एंड कॉफी हाउसेस। तो ये आइडियाज जो है हर जगह डिस्कस किए जा रहे हैं, चाहे कोई सलून हो या फिर कोई बुक शॉप है, न्यूज़पेपर के अंदर है, हर जगह ये आइडियाज को डिस्कस किया जा रहा था। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger। अब देखो हालात कैसे हैं लोगों के बीच में, इन सभी फिलोसफर्स के आइडियाज जो है फैल चुके हैं। ऊपर से पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ चुकी है, और उसी समय पे एक खबर आती है कि लुइस 16 जो है अब क्या करने वाला है, टैक्सेस को बढ़ाने वाला है। तो ऐसी खबर आते ही लोगों में क्या आ गया, एंगर, गुस्सा आ गया। उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया सिस्टम के खिलाफ, और साथ ही साथ दो जो प्रिविलेजेस मिले हुए लोगों को उसके खिलाफ। अब बात करते हैं द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब तक हमने बैकग्राउंड पढ़ लिया कि समाज कैसा है, लोगों ने क्यों बेस्टिले की जो प्रिजन थी उसके ऊपर हमला किया था, और क्या उसके कारण थे। आगे पढ़ते हैं। लुइस 16 called an assembly of the estate जनरल। लुइस 16 ने एक असेंबली बुलाई सभी एस्टेट जनरल्स की, ताकि क्या कर सके, वो एक प्रपोजल पास कर सके किस चीज का, कि टैक्स उसे बढ़ाने हैं। और ये कब की बात है, 5 मई 1789 की बात। द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से कितने कितने लोग आए, देखो इससे भी 300 आए और इससे भी 300 आए। ठीक है, और जो थर्ड एस्टेट था उससे 600 मेंबर्स आए। ठीक है, और ये सभी लोग आकर एक मीटिंग में यहाँ पर हॉल में बैठ गए। यहाँ आप देख सकते हो लुइस 16 दिखाया गया है। ये जो है ये वाले इधर, ये थर्ड एस्टेट के लोग, ठीक है, और इधर कलर्जी वाले हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ नोबेलिटी इधर पीछे आप देख सकते हो। तो ये सभी लोग आकर बैठ गए इधर, और बात की जाने लगी कि हाँ टैक्सेस को बढ़ाना है। अब देखो उस समय सिस्टम कैसा था, सिस्टम ये था कि फर्स्ट एस्टेट से 300 लोग आए, और सेकंड से भी कितने आए, 300, थर्ड से कितने आए, 600। अब देखने में लगता है कि थर्ड एस्टेट में लोग ज्यादा हैं तो ज्यादा जनरल्स उनके आ गए, ज्यादा उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, तो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। बट ऐसा कुछ नहीं था। ये जो 300 पीपल थे, ये सभी इनकी वोट की वैल्यू क्या थी, 1। ठीक है, इनके वोट की वैल्यू 1 थी, और जो नोबिलिटी वाला था उसके भी वोट की वैल्यू 1, और तीसरा जो था उसके भी वोट की वैल्यू 1। यानी कि देखो यहां तो 300 पीपल 1 वोट के इक्वल हैं, यहां भी 300 1 वोट के इक्वल हैं, यहां 600 1 वोट के इक्वल हैं। इसका मतलब इसमें वैल्यू गिरी है,
इसमें वैल्यू कम है लोगों की, वोट की, तो ज्यादा होते हुए भी वैल्यू क्या है, इसमें कम है। और दूसरी बात, किसी भी प्रपोजल को पास करने के लिए वोटिंग जो चाहिए थी वो 2-1 की चाहिए थी, मतलब कि अगर दो उसके फेवर में आ गए, एक अगर उसको रिजेक्ट भी करना चाहता है तो भी वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपको टैक्स बढ़ाने हैं, टैक्स देना किसको है, सारा का सारा थर्ड एस्टेट को, तो क्या फर्स्ट एस्टेट वाले और सेकंड एस्टेट वाले उसको मना करेंगे? बिल्कुल मना नहीं करेंगे। तो 2 वोट तो इसको इजीली मिल गए, चाहे इसमें थर्ड एस्टेट जो है वो मना करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का सिस्टम उस समय पे बना हुआ था। तो हुआ क्या, द थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रोस्परस एजुकेटेड मेंबर्स। थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स आए हुए थे, एस्टेट जनरल्स जो थे, वो काफी समृद्ध थे, पढ़े लिखे थे। ओनली वाइल फीजेंट्स, आर्टिशन एंड वुमेन आर डिनाइड, उसमें जो है वुमेन और आर्टिशन फीजेंट्स को एंट्री मीटिंग में नहीं दी गई थी। अब वोटिंग के बारे में वही बताया गया जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि वोटिंग इन द एस्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड 1 वोट। हर एस्टेट का 1 वोट होगा, संख्या चाहे 600 हो, लेकिन वोटिंग वैल्यू ओनली 1 होगी, सबकी एक। सेम प्रैक्टिस टू बी कंटिन्यूड दिस टाइम, अब की बार भी सेम वही काम करने वाले थे ये, कि भाई प्रपोजल लेके आएंगे, अब थर्ड वाले चाहे उसको रिजेक्ट करते रहे, लेकिन जो क्लर्जी और जो नोबल्स हैं वो तो सपोर्ट करेंगे टैक्सेस को बढ़ाने का। लेकिन क्या हुआ, बट मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट डिमांडेड इंडिविजुअल वोटिंग राइट, उन्होंने डिमांड रखी कि हमें कुछ इंडिविजुअल वोटिंग राइट चाहिए, यानी कि 600 हैं तो 600 ही वोट चाहिए, ताकि वैल्यू हमारी ज्यादा हो सके। वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, हर एक मेंबर का 1 वोट करो, तभी हम इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो लुईस 16 था उसने क्या किया, डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, राजा ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट वॉकड आउट, वो बाहर निकल आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। On 20th June, representative of the third estate assembled in the hall of an indoor tennis court, और 20 जून को थर्ड एस्टेट के सभी लोग इकट्ठा हुए एक टेनिस कोर्ट के अंदर, और जो इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलेस, वर्सलेस के अंदर, और उन्होंने क्या किया, खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि हम नेशनल असेंबली हैं, ठीक है, देश को चलाने के लिए हम नेशनल असेंबली हैं। एंड वोव्ड टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ताकि क्या कर सके, राजा की पावर को लिमिटेड कर सकें, यानी कि उसकी पावर्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सके, ठीक है। तो ये उनका मेन मोटिव था कि थर्ड एस्टेट वालों ने अपनी नेशनल असेंबली बनाई और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की जिससे कि पावर ऑफ किंग जो है लिमिटेड की जा सके। अब इसमें जो हेड था मिराब्यू ए नोबल, वो एक नोबल इंसान था, नोबल ग्रुप से जो है बिलोंग करता था। और एबेसियस वो क्या था, एक प्रिस्ट था, और वो आपको पता है फर्स्ट क्लर्जी ग्रुप से था। उसने इन सभी को क्या किया, लेड किया, यानी कि इनका नेतृत्व किया। नेक्स्ट आता है, while the National Assembly was busy at the Versailles drafting a constitution, the rest of the France was in trouble. जब नेशनल असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगी हुई थी तो पूरे फ्रांस में बड़ी ट्रबल थी। क्या ट्रबल थी, सीवियर विंटर डिस्ट्रॉयड द फूड क्रॉप, बहुत ज्यादा ठंड हुई जिससे क्या हुआ, फूड क्रॉप खराब हो गई, और इससे क्या हुआ, प्राइस जो थे वो इंक्रीज हो गए। द बेकर्स ऑल्सो होर्डेड सप्लाईज ऑफ ब्रेड फॉर मेकिंग ग्रेटर प्रॉफिट, जो बेकर्स थे उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया ब्रेड्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट है वो कमा सके, ठीक है, मतलब कि उनको इकट्ठा करना, काला बाजारी उनकी शुरू कर दी थी। आफ्टर स्पेंडिंग हावर्स इन ए लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, वे लगातार लाइन में लगे रहने के बावजूद भी उन्हें किसी तरह का कोई खाना नहीं मिला, तो ऐसे में महिलाएं गुस्से में आकर उन शॉप्स के ऊपर हमला कर देती थी। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, उसी समय पर राजा ने आदेश दिया कि सारी की सारी ट्रूप्स जो हैं हमारी पेरिस के अंदर जाए।
On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the बेस्टिले। और 14 जुलाई को फिर वो घटना जो हुई थी जिसमें बेस्टिले को क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है, इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम द विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ मैन्योर वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स थ्रू देयर हायर्ड गैंग्स। अब ये अफवाहें फैलने लगी कि राजा ने अपने कुछ लोगों को भेजा है जो कि उनकी पकी पकाई फसल जो है उसको खराब करने आ रहे हैं। ठीक है। ड्यू टू फियर फीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट अटैक्ड द कैसल ऑफ नोबल्स। इससे क्या हुआ, डरे हुए किसानों ने हमला करना शुरू कर दिया नोबल्स के जो कैसल जो महल थे उनके ऊपर, और लूटेड होआर्डेड ग्रेन, और इन्होंने जो है ना वो अनाज जो था लूट लिया। बर्न्ट डाउन डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट जला दिए, रिकॉर्ड जला दिए जिसमें कि लेखा जोखा था सभी तरह का कि किसने कितना टैक्स दिया है, कितना रहता है उसका। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम। बहुत से नोबल्स अब डर के मारे घर से भाग गए। मैनी माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्री, और कई जो थे अपने आसपास के देशों में छुप गए जाकर। लुइस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। अब लुइस 16 के ऊपर इतना प्रेशर था, लोग इतना विरोध कर रहे थे, तो इसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लिया, यानी मान्यता दे दी। एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को इसने मान लिया कि ठीक है मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करूंगा। On 4th August 1789, France passed the law for abolishing the feudal system of obligation and taxes. 1789 को क्या कर दिया गया, वो जो कानून थे जिसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता था हायर अथॉरिटी को, वो सब खत्म कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि जो टैक्स वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया। द मेंबर ऑफ द क्लर्जी वर ऑल्सो फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। क्लर्जी को भी फोर्स किया गया कि आपको भी अपने विशेष अधिकार जो है वो क्या करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। आपको भी अब कोई स्पेशल राइट नहीं मिलेगा। जो टिथीज वर एबोलिश्ड, वो जो 10वां हिस्सा उन्हें मिलता था वो अबोलिश कर दिया गया, अब कोई 10वां हिस्सा नहीं मिलेगा। लैंड्स ओन्ड बाय चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। जो लैंड था उनके पास उसको भी क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। नेक्स्ट आता है, देखो नेशनल असेंबली ने क्या कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, तो फ्रांस अब क्या बन चुका है, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब मोनार्की भी है वहां और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो ऐसे में हम फ्रांस को क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 में उन्होंने क्या कर लिया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर लिया। विच मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि हमें किसी तरह से मोनार्क की पावर्स को कम करना है। नेक्स्ट आता है, द पावर्स वर नाउ सेपरेटेड। अब पावर्स क्या कर दी गई थी, अलग अलग कर दी गई थी। असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दे दी गई थी, जिसमें एक तो लेजिस्लेटिव का काम यानी कि कानून बनाने का, दूसरा एग्जीक्यूटिव को बांट दिया गया, तीसरा जुडिशरी को। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, डिवीजन हो गया था। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave the power of making laws in the hand of national assembly। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बना था इसने सारी पावर जो थी कानून बनाने की किसको दे दी थी, नेशनल असेंबली को दे दी थी। विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और ये जो नेशनल असेंबली थी ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती थी। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब द नेशनल असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर। जो नेशनल असेंबली थी वो एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर से जो है उसको चुनते थे, विच वर चोजन बाय एक्टिव सिटीजन, और ये एक्टिव सिटीजन के द्वारा चुनी जाती थी। अब कैसा सिस्टम था हम और अच्छे से क्लियर समझ लेते हैं। देखो इसमें जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर राजा है, ठीक है, और ये जो है कंट्रोल किया जा रहा है। राजा अगर कुछ भी करता है तो उसे जो है परमिशन लेनी पड़ेगी नेशनल असेंबली से। और उसके बाद अगर बात करें नेशनल असेंबली की सिलेक्शन की, तो यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो लोग बटे हुए थे पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन मतलब जो वोटिंग करेंगे, और पैसिव जो वोटिंग नहीं करेंगे, ये वाले वोटिंग करेंगे। अब 4 मिलियन थे लगभग, ये सब लोग चुनते थे किसको, इन सबको, इलेक्टर्स को। इलेक्टर्स जो थे लगभग 50,000 मैन इसमें चुने जाते थे। अब ये इलेक्टर्स जो थे ये चुनते थे फिर नेशनल असेंबली के लोगों को।
इसलिए उस लाइन में कहा गया था कि नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे। ठीक है, अब जुडिशरी यहाँ इंडिपेंडेंट रन कर रही है और जुडिशरी के जो जजेस थे उनको उनका सिलेक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पर एक्टिव सिटीजन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कैसे नेशनल असेंबली से भी एक मिनिस्टर्स का ग्रुप आप देख पा रहे हो कि ये भी निर्णय लेने में जो है अपना योगदान करता था। तो कहने का मतलब अब सारी पावर किंग के पास नहीं रही, अब वो नेशनल असेंबली में, मिनिस्टर्स में और जुडिशरी में जो है बढ़ चुकी है। नेक्स्ट आता है, अब इसमें यही बताया गया कि एक्टिव सिटीजन का राइट किसको था, यानी कि जो वोटिंग करते थे वो कौन कर पाते थे। तो एक तो 25 ईयर्स ऑफ एज होनी जरूरी थी और वो जो है ना कम से कम 3 दिन के जो मजदूरी है उसके जितना टैक्स पे करता हो। देखो एक्टिव सिटीजन की जो कंडीशन थी, एक तो 25 ईयर्स अबव एज होनी जरूरी है और ये सिर्फ ओनली मैन यानी कि सिर्फ पुरुषों के लिए था, और 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो टैक्स पे करता, तभी वो जो है वोट कर सकता। To qualify as an elector, then as a member of assembly, a man had to belong the highest bracket of taxpayer. अब अगर किसी को इलेक्टर बनना था, यानी कि इस पोजीशन पे अगर किसी को आना है तो उसे बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, यानी कि वो वही लोग होते थे जो ज्यादा टैक्स पे करने वाले हुआ करते। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपने पढ़ लिया कि कैसे फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, राजा की पावर लिमिटेड हो चुकी है। अब फ्रांस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत ही होती है किससे, राइट ऑफ मैन से। ये जो आप देख सकते हो, आपकी बुक के अंदर भी ये फोटो दिया गया है। इसके अंदर किसी व्यक्ति के क्या राइट्स होने चाहिए वो सब इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, ये इसमें दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है राइट सच एज द राइट टू लाइफ। अब वो राइट कौन कौन से लिखे हुए हैं इसके अंदर, कि आपको जीने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोल सकते हो आप, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, कुछ भी राय आप रख सकते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी बराबर होंगे, वर गिवन टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, हर इंसान को ये राइट दिया गया है पैदा होने के साथ ही। ये जो था फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में नई बातें लिखी गई थी। इट वॉज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट, और ये सभी की ड्यूटी है कि उसे इन राइट्स को बचाना है, इन्हें खत्म नहीं होने देना है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सिंबल्स भी थे, जैसे कि वेरियस पॉलिटिकल सिंबल्स बात करते हैं। सबसे पहला सिंबल द ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन है, ये क्या दिखाती थी, स्टैंड्स फॉर एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, कि हम गुलामी से आजाद हो चुके हैं। नेक्स्ट द बंडल्स ऑफ रोड्स और फेसिस, ये क्या दिखाता है, शो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। देखो यहाँ पे अलग अलग छड़ियां हैं, इन सभी छड़ियों को मिलाकर इसे मजबूती दी गई है। ये दिखाता है कि एकता में ही बल है, यानी छोटी छोटी छड़ियां अगर अलग रहेंगी तो कोई बल नहीं है उसमें, वो एक जो है मजबूत हथियार नहीं होंगी, लेकिन अगर एक साथ मिल जाती हैं तो वो सब क्या होंगी, काफी मजबूत बन जाएगी। नेक्स्ट है द आई विद ए ट्रायंगुलर रेडिएटिंग लाइट। अब इसमें आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे है ये वाला, इसमें ट्रायंगल के अंदर आपको आई दिखाई गई है, तो ये क्या है, द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, ये नॉलेज को दिखाती है कि हम जो है उस अंधकार से बाहर आ चुके हैं, हमें अब जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है, एक और सिंबल था स्कैप्चर का, इसके इसका मतलब क्या था, ये रॉयल पावर को दिखाता था, राजा की पावर को दिखाता था। एक और है जिसमें आप देख सकते हो सांप अपनी पूंछ को काट रहा है, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, एक रिंग बनाता हुआ है जो सांप इसमें दिखाया गया है। और ये दिखाता है कि सिंबल ऑफ एटर्निटी है, यानी लगातार जो है चलता रहता है समय। फिर आता है रेड पायरेगियन कैप, कैप वोर्न बाय ए स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, ये कैप पहनी जाती थी एक स्लेव के द्वारा जो फ्री हो चुका है अब। तो ये दिखाता था कि हम उस दास प्रथा से अब अलग हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है ब्लू व्हाइट रेड, द नेशनल कलर ऑफ
फ्रांस, इसमें एक महिला आप देख सकते हो। तो उस फ्रांस को एक जो है मानव का रूप यहाँ पे दिया गया और इसकी बेड़ियां टूट चुकी है। कहने का मतलब अब ये आजाद हो चुका है, अब ये कुछ राइट्स रखता है। तो नेक्स्ट आता है विंगर्ड वुमेन, यानी कि पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ। पर्सनिफिकेशन होता है किसी भी चीज को मानवीय रूप देना। तो यहाँ पे लॉ को यानी कानून को एक मानव का रूप दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ कोर्ट में होता है ना, वो ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन हाथ में तराजू लिए खड़ी रहती है, तो वैसे ही यहाँ पर लॉ को इन्होंने क्या किया है, एक मानव का रूप दिया है। नेक्स्ट है द लॉ टैबलेट। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। तो इसमें ये लिखा गया है कि कानून सबके लिए एक जैसा है और सभी इसके सामने जो है बराबरी से ही देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स हमारे इस लेक्चर में। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।